हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में होने वाला है धमाका, क्योंकि आज आपका पेपर नंबर 3 कंप्लीट होने वाला है टोटली। ठीक है, सो कमाल की बात यह है कि आपके पेपर 4 और पेपर 3 मैंने टोटली फिनिश कर दिए हैं। सो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए और फटाफट चैनल को जितना हो सके पहुंचाइए हर जगह, यहाँ से वहाँ तोड़ फोड़ डालिए, मतलब हर जगह होना चाहिए। ठीक है, कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ यार, कि आपको मतलब रटना ना पड़े, ऑप्शंस देखें और आप आंसर कर सकें। ठीक है, तो इसलिए आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैसेज करिए कि कैसा लग रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट। तो ये आज आपका टोटल 14, 15 एंड 16 3 चैप्टर हैं, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो इनको हम आज क्या करते हैं, इस वीडियो में फिनिश कर देते हैं एज अ मैराथन के फॉर्म में। मैराथन भी नहीं कह सकते, 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे ओवरऑल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कक्षा प्रबंधन के कितने आयाम हैं? तो कक्षा प्रबंधन के कितने आयाम हैं, यानी कि जो क्लास मैनेजमेंट होता है इसके कुल कितने आयाम होते हैं? 4, 5, 6 या 3? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 आयाम होते हैं, यानी ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कक्षा प्रबंधन के मुख्य आयाम क्या है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, नैतिक या उपरोक्त सभी? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 6 आयाम होते हैं। 6 में आपका मनोवैज्ञानिक भी आता है, सामाजिक भी आता है, सांस्कृतिक भी आता है, भौतिक भी आता है, नैतिक भी आता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई क्या है? कक्षा कक्ष, विद्यालय भवन, विद्यालय सभागार या छात्र? तो डियर स्टूडेंट्स, जो कक्षा कक्ष होता है यानी क्लासरूम होता है, शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई होती है, यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसको कहा जाता है? तो क्लासरूम को बोला जाता है। कक्षा प्रबंधन के भौतिक आयाम में सम्मिलित है, यानी कि जो फिजिकल आयाम हैं। ठीक है, एक मिनट, जो भौतिक आयाम हैं उसमें क्या सम्मिलित है? ठीक है, ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, कक्षा प्रबंधन के भौतिक आयाम में क्या सम्मिलित होता है? बैठने की व्यवस्था, वायु की व्यवस्था एवं सामपट्ट प्रकाश की व्यवस्था। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने साइंस तो पढ़ी होगी 9th 10th में। तो भौतिक चीज़ें क्या होती हैं, जो हमारे आसपास हैं वो सभी क्या हैं? भौतिक चीज़ें हैं। और मानवीय चीज़ें, हम इंसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया बैठने की व्यवस्था, यानी कि फर्नीचर वगैरह तो चाहिए, ये क्या है? भौतिक आयाम है। प्रकाश, प्रॉपर वेंटिलेशन आनी चाहिए। वायु, श्याम पट्टी, ये सभी क्या है? भौतिक आयाम है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा प्रबंध का मनोवैज्ञानिक आयाम क्या होता है? अभिप्रेरणा, खुलापन, अधिगम या स्वतंत्रता? तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? मोटिवेशन जो होता है ये मनोवैज्ञानिक आयाम होता है। कक्षा प्रबंध का नैतिक आयाम, यानी जो मोरल वैल्यू होता है वो क्या है, किससे संबंधित है? छात्राओं के भावनाओं से, उनकी अभिवृत्तियों से, या उनके नैतिक पहलू से, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जो उनके इमोशंस हैं, जो उनके मोरल वैल्यूज़ हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, इन सभी से ही नैतिक आयाम का संबंध होता है। कक्षा का नेता कैसा होता है या कौन होता है? प्रधानाचार्य, छात्र, अध्यापक या मॉनिटर? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा? अध्यापक होगा, क्योंकि प्रधानाचार्य तो स्कूल का नेता माना जाता है, लेकिन क्लासरूम का जो लीडर होता है, नेता होता है, वह अध्यापक होता है। कक्षा के सामान्य सिद्धांत किन पूर्व धारणाओं के रूप में हैं? आत्मनियंत्रण, समझ और स्वीकृति, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा उत्पादन, या उपरोक्त सभी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी जो क्लास है इसके जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स होते हैं ये किन पूर्व धारणाओं के रूप में होते हैं? कि हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझ स्वीकृत करने की भावना होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कक्षा प्रबंध के विशिष्ट सिद्धांत क्या हैं? प्लानिंग करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करना, मोटिवेट करना, उपरोक्त सभी। यानी कि नियोजन करना, जिम्मेदारी उठाना, प्रोत्साहित करते रहना, उपरोक्त सभी। तो जो टीचर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं क्लासरूम के, यानी हमारे टीचर जी, तो उनका विशिष्ट सिद्धांत ये सभी ही होता है। कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत किन पूर्व धारणाओं के रूप में होते हैं? न्यूनतम बाधा, स्पष्ट नियम, पुरस्कार, या उपरोक्त सभी? तो ये क्या होंगे आपके? इन सभी के फॉर्म में होते हैं। कक्षा प्रबंध में बाधा और विलंब होना चाहिए, न्यूनतम, अधिकतम, समन्वित रूप में, या एक विशिष्ट सीमा तक? तो बाधाएं तो आती हैं, विलंब भी होता है, लेकिन बहुत ही कम होना चाहिए। कक्षा कक्ष प्रबंध की प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं? अपर्याप्त प्रकाश एवं या वायु, यानी गर्मी लग रही है और हवा का कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट सही ढंग से नहीं आ पा रही है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोगों को एडमिशन कर लिया है, एक ही क्लासरूम में भर दिया है। ठीक है, नित्यचर्या का अभाव है, यानी रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है। तो ये सभी जो हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रमुख समस्याएँ होती हैं।
कक्षा में अनुपस्थित की समस्या का मुख्य कारण क्या होता है? अध्यापक की अनुपस्थिति, छात्र की अनुपस्थिति, संशोधन कार्य की समस्याएं या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि कक्षा में अनुपस्थिति कब हो सकती है? जब टीचर ही ना आए, ठीक है, छात्र भी ना आए और उनमें जो संशोधन किए जाएं वो सभी समस्याएं आएँ, तो ये सभी इसके राइट आंसर है। कक्ष के प्रमुख घटक कौन होते हैं? अध्यापक, मध्यस्थ चर, छात्र या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर कौन है? विषय वस्तु, शिक्षण सूक्तियाँ, शिक्षण उद्देश्य एवं विधियाँ या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कक्ष के मध्यस्थ चर विषय वस्तु में क्या सम्मिलित है? शब्द, प्रत्यय, तथ्य, सिद्धांत एवं नियम, शाब्दिक भाषा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो क्लास का मध्यस्थ चर होता है उसमें शब्द, प्रत्यय, शाब्दिक भाषा, सिद्धांत, नियम सभी चीज़ें आती हैं। मध्यस्थ चर शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक या उपरोक्त। तो सभी आते हैं, यानी कि जो नॉलेजेबल होता है, इमोशनल होता है और फिजिकल साइकोलॉजिकल होता है, मेंटली जो, वो सभी चीज़ें आती हैं शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत। कक्षा प्रबंधन के शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से क्या होती है या किस रूप में होती है? अध्यापक के रूप में, नेता के रूप में, प्रबंधक के रूप में, सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की मुख्य भूमिका जो है वो अध्यापक के रूप में भी होती है, प्रबंधक के रूप में भी होती है और नेता के रूप में भी, यानी उपरोक्त सभी। मतलब ये हुआ कि वो क्लास में एक टीचर के रोल में भी हो सकता है, मैनेजमेंट के भी रोल में आपसे बात कर सकता है, एक लीडर भी बन सकता है आपका। कक्षा प्रबंधन में अध्यापक की भूमिका कुछ अन्य रूपों में भी महत्वपूर्ण है, जैसे दार्शनिक, निर्देशक, अनुसंधान या उपरोक्त सभी रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी रूप में विद्यमान है। कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता किन कारणों से होती है? प्रभावशाली शिक्षण के लिए, योग्यता समूहीकरण के लिए, समय का समुचित उपयोग करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं जिससे कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता होती है, यानी कि एक एजुकेशन को प्रभावशाली बनाया जा सके, उनको एबल किया जा सके, योग्यतापूर्ण बनाया जा सके, समुचित उपयोग समय का किया जा सके, इन सभी के लिए ही क्लासरूम मैनेजमेंट किया जाता है। क्लासरूम के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर में कौन कौन शामिल होते हैं? शिक्षण प्रविधियाँ, संप्रेषण योग्यता, शिक्षण कौशल, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये हो गया 21 क्वेश्चन हमने लिए चैप्टर 14 से। चैप्टर 15 के भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, 14-15 ही होंगे इसके भी, तो देख लेते हैं कुल कितने क्वेश्चन हैं इसके। अंतर्द्वंद यानी कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझते हैं। अंतर्द्वंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष यह देखता है कि अन्य पक्षों ने ऐसी क्रिया की है या करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में है, या परिभाषा किसने दी है? अंतर्द्वंद क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ये होता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ बोलें, आपकी बातों को ना माना जाए, उसमें इंटरेस्ट ना दिखाया जाए, ठीक है, तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। मतलब मन में ही द्वंद्व आए कि यार क्या ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है, तो वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। ग्रीनबर्ग या बैरोन द्वारा, न्यूस्ट्रॉम एवं डेविस द्वारा, रॉबिन्स द्वारा, उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर है उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। अंतर्द्वंद की मुख्य विशेषता क्या है? यह किसी तत्व के दो या अधिक पक्षों में असंगतता के कारण उत्पन्न होती है। इसमें कोई व्यक्ति उपलब्ध विकल्पों में से किसी का चयन करने में सक्षम होता है। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया चलती रहती है, किसी तत्व के दो से अधिक पक्ष में असंगतता के कारण उत्पन्न होता है। भाई 2-3 पक्ष हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, इनके थॉट्स कुछ और हैं, इनके कुछ और हैं, इसके और कुछ और हैं, इनमें आपस में बहस चल रही है, बात तो इनकी मैच कर ही नहीं रही है, इसके कारण भी हो जाता है अंतर्द्वंद। कोई व्यक्ति उपलब्ध विकल्पों में से किसी का चयन करने में सक्षम नहीं होता, ये भी बात सही है। अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोणों में मुख्य क्या है? परंपरावादी, अंतःक्रियावादी, मानवीय संबंध या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं अंतर्द्वंद के। किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद को उपेक्षित किया जाना चाहिए? तो किसकी मान्यता है ये? तो राइट ऑप्शन है परंपरावादी दृष्टिकोण की। इनका मानना है कि जो अंतर्द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसको उपेक्षित किया जाना चाहिए। अंतर्द्वंद के प्रारंभिक दृष्टिकोण में अंतर्द्वंद को पर्याय माना जाता है, ठीक है, किसका? हिंसा का, अतार्किकता का, विघटन का, उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का ही अंतर्द्वंद का पर्याय माना जाता है, यानी कि सिनोनिम्स माना जाता है। कॉन्फ्लिक्ट है तो हिंसा भी होगी, अतार्किक अनलॉजिकल होगा, ठीक है, विघटन भी होगा, अलगाव भी होगा। 6 है, किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद सभी समूह तथा संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं? तो यह किसका मानना है? मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण है ये।
अंतर्द्वंद की अपरिहार्य मानता है, क्या मानता है? मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण मानता है। कौन दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को कौन प्रोत्साहित करता है कि होना चाहिए? परंपरावादी, अंतःक्रिया, मानवीय, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःक्रियावादी कॉन्फ्लिक्ट को प्रोत्साहित करता है। अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतर्द्वंद 3 प्रकार के होते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, मानवीय, परंपरावादी, अंतःक्रियावादी। अंतर्द्वंद के मुख्य प्रकार क्या हैं? ठीक है, वो दृष्टिकोण थे 3 जो थे, वो दृष्टिकोण थे, अभी 3 प्रकार हैं। ये अंतर्द्वंद के मुख्य 3 प्रकार थे। कौन कौन से? कार्य अंतर्द्वंद, प्रक्रिया अंतर्द्वंद, संबंधात्मक अंतर्द्वंद, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी वर्क कॉन्फ्लिक्ट, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं 3 प्रकार के। किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट या अंतर्द्वंद का संबंध कार्य की सामग्री तथा लक्ष्य से है? तो नाम से ही क्लियर है, किस में आएगा? कार्य अंतर्द्वंद में कार्य से संबंधी प्रॉब्लम आएगा। किस अंतर्द्वंद का केंद्र अंतर्व्यक्तित्व संबंध है? अंतर्व्यक्तित्व की बात कर रहा है, इनर पर्सनालिटी की बात कर रहा है, तो ये संबंधात्मक में आएगा, यानी कि रिलेशन में आएगा। किस अंतर्द्वंद का संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाना है? तो ये प्रोसेस हो गया, विधि का मतलब एक प्रक्रिया हो गई, तो ये प्रक्रिया द्वंद में आएगा। अंतर्द्वंद के स्वरूप है, यह एक प्रक्रिया है। अंतर्द्वंद अनिवार्य है, विपक्ष है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अंतर्द्वंद की गतिशीलता अंतर्निहित होती है किसमें? प्रलाप में, समन्वय में, वार्ता में या प्रयोग में? तो ये किसमें होती है? वार्ता में ही अंतर्द्वंद की गतिशीलता अंतर्निहित होती है। संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत क्या क्या हैं? प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत, सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत, और जिम्मेदारी स्वीकार करने का सिद्धांत, या सभी? तो डियर स्टूडेंट, संघर्ष प्रबंधन जो है, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप किसी को कोई रिप्लाई दे रहे हो ना, उससे पहले सोच लो, और कोई कुछ कह रहा है ना, उसको पहले सही ढंग से सुन लो, ठीक है, और आप अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप स्वीकार करो। तो ये सभी चीज़ें संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत हैं, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन हमने किए चैप्टर नंबर 15 से। अब आता है चैप्टर नंबर 16, 10-15 क्वेश्चन इसके भी होंगे, और लास्ट है आज ये आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। रिलैक्स हो जाना, क्योंकि आपका पेपर 4 पेपर 3 कंप्लीट कर दिया है। संस्था प्रधान की अंतर्द्वंद प्रबंधन में भूमिका क्या है? यानी जो रूल ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जो इंस्टीट्यूशंस के हेड होते हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या रोल है? प्रधानाध्यापक में गुण होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? स्वस्थ, उच्च चरित्र, कार्यशील, या सभी? तो क्या लग रहा है? सभी गुण होने चाहिए प्रधानाध्यापक में। प्रधानाध्यापक का कर्तव्य क्या नहीं है? नियोजन करना, प्लानिंग है, शिक्षण कार्य है, मनोरंजन करना, मूल्यांकन करना। तो वो आपका एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, इवेल्युएट करते हैं आपको, असेस करते हैं आपको, शिक्षण कार्य देखते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन आपको एंटरटेन नहीं करते हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का प्रमुख दायित्व क्या होता है? मनोरंजन करना, अनुपस्थित रहना, अस्वस्थ रहना, या नियोजन करना? तो डियर स्टूडेंट, प्लानिंग करना ये मुख्य दायित्व होता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किसे अपने कर्तव्य तथा दायित्वों को वर्ष भर के लिए नियोजित करना चाहिए? तो प्रधानाचार्य को करना चाहिए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो डियर स्टूडेंट, कौन करता है? प्रिंसिपल ही करता है। प्रधानाचार्य के कौन से प्रशासकीय गुण होते हैं? कुशल प्रशासक, कुशल संगठनकर्ता, दोनों? तो दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रधानाचार्य के अंदर निम्न में से कौन सा गुण होने चाहिए? उच्च चरित्र होना चाहिए, कार्यशील होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता यानी लीडरशिप कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वर्क प्रोग्रेसिव होना चाहिए, उच्च करेक्टर, हाई करेक्टर वाले होने चाहिए। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? अध्यापक, अन्य कर्मचारी, विद्यार्थी, माता पिता, सभी? तो ये सभी जो है प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। निम्न में से किसने लिखा है कि एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं होता अपितु वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है? तो ऐसा लिखा है आपके B.S. झा ने। किसी लेखक ने कहा है कि अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाचार्य का कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखें। रायबर्न ने कहा, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे प्रीवियस भी क्वेश्चन में रहा है। प्राचार्य द्वारा छात्रों में किसका विकास किया जाना चाहिए? तो आत्मविश्वास भी जगाना चाहिए बच्चों में, ग्रुप की भावना रखनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करने की भावना पैदा करनी चाहिए। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानाध्यापक का मुख्य दायित्व निम्न में से किस स्तर पर नियोजित करना है? किस स्तर पर नियोजन करना है? विद्यालय खुलने के पूर्व, विद्यालय खुलने के बाद, सत्र के दौरान, या उपयुक्त सभी? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। खुलने से पूर्व, विद्यालय खुलने के बाद, और सेशन चल रहा होता है तो इस दौरान भी उनको नियंत्रण करना पड़ता है। निम्न में से किसने प्रधानाचार्य के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता एवं दृढ़ता तथा नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया है? तो बल दिया है किसने?
वार्ड जी रीडर और ब्रेने, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व गुण के अंतर्गत क्या नहीं आता है? राजनीतिक गुण, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इमोशनल और सोशल, मोरल, इंटेलेक्चुअल सभी आएगा, पर राजनीतिक गुण नहीं आएगा। प्रधानाध्यापक के व्यवसायिक गुण के अंतर्गत आता है विद्वता, व्यवसायिक ज्ञान, निष्ठावान, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी विद्वता, नॉलेज, ठीक है, और व्यवसायिक ज्ञान, निष्ठावान, ये सभी। एक प्रचार के अंतर्गत कौन सा व्यवसायिक गुण नहीं है? तो क्या नहीं है? निष्ठावान है, विद्वता है, व्यवसायिक ज्ञान है, क्या नहीं है? उच्च चरित्र, क्योंकि उच्च चरित्र किस में आता है? तो ये नैतिक गुण में आता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। प्रधानाचार्य का प्रशासकीय गुण है कुशल प्रशासक, कुशल संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, या ए और सी दोनों? तो यहाँ पर प्रशासकीय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ए और सी दोनों होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट होता है आपका पेपर 3। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी यानी कानपुर यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि उनका पेपर 4 और पेपर 3 टोटली कंप्लीट कर दिया है टीचर्स क्रिएटर ने, ठीक है। सो आप टीचर्स क्रिएटर को कितने ऊपर तक ले जाते हैं, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जैसा ही मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा वीडियो का, उतनी ही जल्द मैं कोशिश करूँगी कि आपके पेपर 2 को भी कंप्लीट करवाऊँ। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।